नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल की। मौर्यों के पतन से लगाकर गुप्तों के उदय तक भारत में कोई बड़ा राजवंश जो पूरे भारत पर एक बड़े भूभाग पर शासन कर सके, ऐसा उत्पन्न नहीं हो पाया। इसलिए मौर्यों का जो पतन है 185 ईसा पूर्व से लेकर गुप्तों का उदय, जिसे हम मेनली 319 ईस्वी तक मानते हैं, तो वहां क्योंकि श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराज की थी, इसलिए हम वहां से इसको इंक्लूड नहीं करते। तो जो गुप्तों का उदय है, चाहे श्रीगुप्त से माने, मौर्यों के पतन से लगाकर हम इस टाइम पीरियड को, इस समय काल को बच्चों हम क्या मानते हैं? हम इसको डार्क एज का नाम देते हैं, अंधकार युग। अंधकार युग क्योंकि इस दौरान हमें कुछ जो शासक रहे, जो उस समय में डायनेस्टीज रही, उनका ज्यादा वर्णन भी नहीं मिलता है। हालांकि उस दौरान कुषाण आए, उस दौरान सातवाहन आए, वाकाटक आए, लेकिन इनका बहुत ज्यादा हमें इतिहास में इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। गुप्त काल या भारत का स्वर्णिम युग, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल, इसे क्यों कहते हैं, कौन कौन से शासक इसके अंतर्गत आए, तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त काल की। तो गुप्त काल का जो मोटा मोटा अपन एरा की बात करते हैं, तो अगर हम इसको श्रीगुप्त से माने तो गुप्त काल हम मानेंगे 240 ईस्वी से। और अगर चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जो एक बड़े भूभाग पर जिसने शासन किया, महाराजा धीराज बना, तो उसका जो समय काल है वो 319 ईस्वी से मानेंगे। और इस साम्राज्य का पतन होता है 550 ईस्वी। तो ये जो समय काल है, भारतीय इतिहास की दृष्टि से हम इसको स्वर्णिम काल मानते हैं। अगर बात करें गुप्तों का शुरुआत कहां से हुई या क्या प्रारंभिक परिस्थिति रही, तो बच्चों भारतीय जो ये पूरा उपमहाद्वीप है, या जो भारतीय जो क्षेत्र है, जो एंशियंट इंडिया का अब मैप है, इसको हम बड़े बड़े रूप में 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले दक्षिण के अंदर बात करें तो यहां दक्षिण में मर्ज होते हैं वाकाटक। कौन होते हैं बच्चों? वाकाटक। देखो भाई, ये यहां वाकाटक का अपन सेंटर देख पा रहे सब। तो ये दक्षिण भारत में वाकाटक उत्पन्न होते हैं। और अगर बात करें पूर्वी और मध्य भारत में, इस क्षेत्र में कौन उत्पन्न होते हैं? तो गुप्त डायनेस्टी उत्पन्न। और जो पश्चिमी भारत और मध्य भारत का क्षेत्र है, यहां पर नागा वंशीय जाति रहा करती है। ये नागा क्षत्रिय और जाट में विभाजित थे। नाग वंशीय जाट अपने राजस्थान में पढ़ते हैं, क्षत्रियों में भी यही। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान के गुप्तों। जिस समय गुप्त उत्पत्ति हुई, उस समय में दक्षिण में वाकाटक जो थे डोमिनेंट में थे, पश्चिम में नागा थे, और पूर्वी और मध्य भारत में गुप्तों का उदय होता है। सबसे पहले कुषाणों के पतन के बाद अगर यहां बात करें, कुषाणों का जो हम बात करें, पहली शताब्दी के आसपास कनिष्क शासक आया था। तो जब कुषाणों का पतन हो जाता है धीरे धीरे, तो कुषाणों के पतन में बाद में भारत जो है वो विकेंद्रीकृत होता है। भारत क्या होता है? विकेंद्रीकृत होता है। 3 बड़े क्षेत्र हमने बता दिए, गुप्तों का, नागाओं का और वाकाटकों का। वाकाटक कहां उदय होते हैं? दक्षिण भारत में, और पूर्वी भारत में गुप्त, और पश्चिमी भारत में नागा, इनका उदय होता है। और पूर्वी भारत से होते होते गुप्त जो है पूरे भारत में फैल जाते हैं। अगर हम गुप्त काल को बात करें, तो गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग नाम देते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसको नाम देते हैं। और इस स्वर्ण युग नाम दिया किसने? तो के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल के.एम. मुंशी द्वारा इसे स्वर्ण युग नाम दिया गया। इसको श्रेणी युग के नाम से भी जानते हैं। श्रेणी, ये सब इसके उपनाम है बच्चों। सबसे पहले भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। भारत का पेराक्लीज युग भी इसे कहा जाता है। कौन सा युग? पेराक्लीज युग।
इसी काल को क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लासिकल एज किस काल को कहा जाता है? तो बच्चों किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। मौर्यों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच जब हमने शुरुआत की आज की क्लास की, तो इसी से की कि डार्क एज किसे कहा जाता है। ये मैंने जो प्रश्न लिए हैं ये एग्जाम के प्रश्न है बच्चों, किसी भी सूरत में इनको दिमाग से निकालना नहीं है। भारतीय इतिहास में मौर्यों का जो पतन होता है और गुप्तों का जो उदय होता है, इस बीच का इतिहास कम प्राप्त होता है, और कोई बड़ी डायनेस्टी जो है पूरे भारत पर नहीं थी, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? अंधकार युग या डार्क एज के नाम से जानते हैं। इसी तरह एक इतिहासकार है बर्नेट। बर्नेट ने कहा, ये अपने लिया था ना पैराक्लीज, बर्नेट ने कहा कि गुप्ता पीरियड इज द एनल्स ऑफ क्लासिकल इंडिया ऑलमोस्ट व्हाट पैराक्लीज एज इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। यानी इसका मतलब ये समझे, ये जो पैराक्लीज युग अपन बात कर रहे हैं, ये पैराक्लीज युग किससे संबंधित है? यूरोप से। यूरोप में किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। ग्रीस में जो महत्व पैराक्लीज युग का है, भारतीय इतिहास में वही महत्व कौन से काल का है? गुप्त काल का है। तो इसे गुप्त काल का क्या कहते हैं? पैराक्लीज। गुप्त काल को ही क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का पैराक्लीज युग कहते हैं। कुछ और अन्य नाम देखते हैं अपन गुप्त काल से संबंधित। तो सबसे पहले हमने बात की बच्चों क्लासिकल एज, क्लासिकल युग, इसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने। एक अपन ने पढ़ा पैराक्लीज युग। पैराक्लीज युग इतिहासकार बर्नेट ने नाम दिया। ये महत्वपूर्ण इनके एक अपन अंधकार युग, अंधकार युग, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? डार्क एज कहते हैं। डार्क एज, अंधकार युग, डार्क एज। तो ये कुछ गुप्त काल के महत्वपूर्ण नाम जो हम देख रहे हैं। इसी समय में साहित्य संबंधी काफी रचनाएं करी गई, इसीलिए इसी को हम पुनरुत्थान का काल, पुनरुत्थान के काल के नाम से जानते हैं। पुनरुत्थान का काल, या इसी को हम पीरियड ऑफ रेनांसा के नाम से जानते हैं। पुनरुत्थान, पीरियड ऑफ रेनांसा के नाम से जानते हैं। बच्चों मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य के पुनर्जागरण का काल भी इसी काल को नाम दिया है। किसने दिया है? कहते हैं गुप्त कालीन साहित्य को पुनर्जागरण का काल किसने कहा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने। फिर इसी काल को पुनर्जागरण कला के नाम से जाना गया। इसी काल को पुनर्जागरण कला के नाम से जाना गया। पुनर्जागरण कला, और ये नाम देने वाले थे R.D. बनर्जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने यहां छाटे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न में क्या है? सबसे पहले क्लासिकल युग किस काल को कहा है? गुप्त काल को। ये सारे के सारे किस काल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? अपन गुप्त काल, डायनेस्टी कितने साल से? 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का काल जो है, इसी के सारे उपनाम हैं। क्लासिकल युग इसी को कहते हैं बच्चों, स्वर्ण युग इसी को कहते हैं, पैराक्लीज युग इसी को कहते हैं, अंधकार युग या डार्क एज इसी को कहते हैं, पुनरुत्थान का काल या पीरियड ऑफ रेनांसा भी इसे कहा जाता है, गुप्तकालीन साहित्य काल को पुनर्जागरण का काल कहते हैं, पुनर्जागरण कला, पुनर्जागरण का काल कहा मैक्स मुलर ने, पुनर्जागरण कला कहा R.D. बनर्जी ने, स्वर्ण युग कहा के.एम. मुंशी ने, पैराक्लीज युग कहा बर्नेट ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं और आगे बढ़ना है। आगे हम बात करेंगे बच्चों गुप्तों की उत्पत्ति संबंधी।
या गुप्त की जातियों के संबंध में। अगर मैं बात करूं भारत की, तो यहां अगर हम बात करें कालीन भारत की उस समय के, तो ये जो एरिया है समय का, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसे मानते हुए, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसे हम नाम देते हैं पंजाब वाला काल। पंजाब वाला, पंजाब का जो क्षेत्र है, यहां गुप्तों की उत्पत्ति हुई। ये ये कथन कहने वाले थे केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब में ही गुप्तों की उत्पत्ति हुई, ये मत किसका था? केपी जायसवाल। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, हम मध्य भारत की बात करें या प्रयाग की बात करें, प्रयाग के अंदर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, प्रयाग से गुप्तों की उत्पत्ति हुई। ये जो मत है, ये है एस.आर. गोयल का। प्रयाग में गुप्तों की उत्पत्ति हुई, ये मानने वाले कौन है? एस.आर. गोयल। एक तरफ पश्चिमी भारत से उत्पत्ति मानते हैं, एक तरफ पूर्वी भारत से उत्पत्ति मानते हैं। फिर अगर हम बात करें, यहां मगध है, ये क्षेत्र क्या है? मगध से उत्पत्ति हुई। एक चीनी यात्री थे, उन्होंने माना कि मगध से गुप्तों की उत्पत्ति हुई। ये जो मत है, ये किसका है? ये इत्सिंग का है। किसका है? इत्सिंग का। तो बच्चों, इस प्रकार भारत के अंदर प्रयाग से उत्पत्ति का मत किसने दिया? एस.आर. गोयल ने। गुप्त कहां से उत्पन्न हुए? प्रयाग से। केपी जायसवाल क्या कहते हैं कि पंजाब से उत्पन्न हुए, और मगध से गुप्त जो है उठे और पूरे भारत में फैल गए। ये इत्सिंग एक चीनी यात्री है, उन्होंने ये मत दिया। लेकिन इन्होंने काफी वर्ष बाद ये भारत आए और ये अपनी सोच रखी। अगर हम पुराणों की बात करें, क्योंकि पुराणों का संकलन जो है, रचना तो मैं नहीं मानता, मैं कहूंगा, लेकिन पुराणों का जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ है। और पुराणों के अंदर विशेषकर वायु पुराण की बात करें, अच्छा पुराण की बच्चों, वायु पुराण की, तो वायु पुराण जरूर ये कहता है कि, अगर हम रफ कर ले, वायु पुराण जो कहता है, वायु पुराण ये कहता है कि मध्य भारत में, है ना, गंगा नदी जो है, इसके किनारे किनारे प्रयाग हुआ करता था, इसी के किनारे साकेत हुआ करता था, इसी के किनारे मगध था। तो ये जो प्रयाग, साकेत और जो मगध है, ये प्रयाग, साकेत और मगध जो हैं, ये गुप्तों के भाग हुए थे। यहाँ पे गुप्तों का शासन था। ये वायु पुराण के अंदर लिखा हुआ है, गुप्त शासन से संबंधित वायु पुराण उल्लेख करती है कि प्रयाग, प्रयाग का नाम वायु पुराण के अंदर नाम दिया हुआ है प्रयाग का अनुगंग। अनुगंग याद रह जाएगा बच्चों, प्रयाग का नाम क्या दिया हुआ वायु पुराण में? अनुगंग। इसी के साथ में बात करें साकेत, वायु पुराण में इसको साकेत नाम से जो दिया है वो हम अवध को मानते हैं, अयोध्या का जो पार्ट है। मगध जो है ये आज का दक्षिणी बिहार या बिहार का क्षेत्र हम ले लेते, विशेषतः दक्षिणी एरिया। तो इस तरह गुप्तों की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं। चार प्रमुख बातें बात करिए, अपन रिपीट करते हैं। नंबर एक, पंजाब से केपी जायसवाल साहब मानते हैं। दूसरा, पंजाब के बाद के अंदर प्रयाग से, तो प्रयाग से एस.आर. गोयल साहब मानते हैं। तीसरा, मगध से इत्सिंग। और वायु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो अनुगंग है, जो साकेत है, जो मगध है, वो गुप्तों के अधीन थे क्षेत्र, और वहां पर गुप्तों का शासन था, और उसी के आसपास से गुप्त पूरे भारत में फैले। तो ये गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बात है। अगर हम बात करें गुप्तों की उत्पत्ति किस जाति से हुई है, गुप्तों की उत्पत्ति किस जाति से हुई है, तो कुछ विद्वान है और उनके कुछ मत है, कुछ विद्वान है और उनके कुछ मत हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें
हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी, चौधरी साहब कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। और हेमचंद्र राय चौधरी ये ब्राह्मण बताते क्यों हैं? क्योंकि एक प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है। प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है। वाकाटकों से इसकी शादी हुई थी और इसने पूना ताम्रपत्र का निर्माण कराया था। आगे पढ़ेंगे अपन पूना ताम्रपत्र के बारे में। तो उस पूना ताम्रपत्र के आधार पे केपी जायसवाल, क्योंकि उसमें पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्त ने इनका गोत्र भी बताया था और कहा था ये धारण गोत्र के हैं। कौन से गोत्र के हैं? धारण गोत्र के हैं। इसी आधार पर हेमचंद्र जो राय चौधरी हैं वो गुप्तों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। तो क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। कौन बताते हैं? हेमचंद्र राय चौधरी, H.C. चौधरी। उसके बाद बात करें गुप्तों को क्षत्रिय बताने वाले, गुप्तों को क्षत्रिय बताने वाले गौरी शंकर हीराचंद ओझा और R.C. मजूमदार ने इन्हें क्या बताया है? क्षत्रिय कहा है। अगर बात करें वैश्यों की, गुप्तों को वैश्य किसने बताया? तो अल्तेकर, आयंगर और रोमिला थापर, ये गुप्तों को क्या कहते हैं? वैश्य कहते हैं। बच्चों अगर बात करें स्मृतियों के अनुसार, इसके अनुसार स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, प्रमुख स्मृतियां हमारे स्मृतियों के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो उत्तरांश में गुप्त जोड़े, कई स्मृतियां हैं, मैं मनुस्मृति की बात नहीं करता, उत्तरांश में गुप्त शब्द जोड़ना ये वैश्यों की विशेषता थी। आज वैश्य गुप्ता लगाते हैं सारे गुप्त से, तो ये वैश्यों की विशेषता थी। और मजूमदार जी ने, रोमिला थापर जी ने इन्हें क्या बताया है? वैश्य बताया है। इनके साथ में अल्तेकर और आयंगर ने भी इन्हें वैश्य कहा है। हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें क्या कहा है? ब्राह्मण कहा है। और इसका प्रमाण जो है वो देते हैं पूना ताम्रपत्र को। इसके अलावा केपी जायसवाल और सलन ने इन्हें क्या कहा है? शूद्र बताया है। क्या बताया है? शूद्र थे। अगर हम बात करें चंद्र गोमिन ने एक व्याकरण लिखी थी। चंद्र गोमन की जो व्याकरण है उसमें गुप्तों को क्या बताया? जर्ट। क्या नाम दिया? जर्ट। और ये जर्ट ही क्या है? जाट। गुप्तों को जाट किसने बताया? तो चंद्र गोमिन ने गुप्तों को क्या बताया? जाट। बी भट्टाचार्य ने आंध्र भृत्य बताया है और गोखले ने अनार्य कहा है। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें भागवत पुराण की, तो भागवत पुराण में 18 पुराण है ना हमारे, उसमें भागवत पुराण है। उस भागवत पुराण में गुप्तों को अभीर कहा गया। गुप्तों को क्या कहा गया है? अभीर कहा गया। तो बच्चों हमने गुप्तों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में देखा सबसे पहले। अभी तक हमने क्या क्या अध्ययन किया बच्चों? अभी तक हमने देखा गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुप्तों की उत्पत्ति के समय क्या स्थितियां थी, वाकाटक थे, नाग जाति थी। और अगर हम बात करें पूर्वी भारत के अंदर तो गुप्तों का उदय होता है। उसके बाद में हमने कुछ नाम देखे गुप्त काल के, क्लासिकल युग, स्वर्ण युग, पैराक्लीज युग, अंधकार युग, पुनरुत्थान का काल, गुप्तकालीन साहित्य पुनर्जागरण का काल और पुनर्जागरण कला। फिर बच्चों हमने देखा गुप्त जो हैं वो उठे कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पंजाब से गुप्तों की उत्पत्ति बताता है केपी जायसवाल, और SR गोयल कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति प्रयाग से हुई और इत्सिंग के अनुसार मगध से हुई। लेकिन वायु पुराण एक तथ्य रखती है कि जो साकेत है, जो अवध है, जो अनुगंग है या जो मगध है, इसके आसपास प्रारंभ में इनका शासनकाल रहा था। जब हमने बात की गुप्तों की जातियों की, तो जातियों में हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं ब्राह्मण थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और R.C. मजूमदार जो हैं वो कहते हैं क्षत्रिय थे, रोमिला थापर, अल्तेकर और आयंगर क्या कहते हैं? ये वैश्य थे। केपी जायसवाल गुप्तों को क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। और उत्तरांश में गुप्त जोड़ना ये स्मृति बताती है कि वे वैश्यों की विशेषता हुआ करती थी। स्मृति के अनुसार, स्मृतियों के
अनुसार। एक चंद्र गोमिन ने व्याकरण लिखी, वो व्याकरण के अनुसार कहते हैं जट थे, और भागवत पुराण में गुप्तों को क्या लिखा गया है, अभीर कहा गया है। तो आगे बात करते हैं बच्चों गुप्तों के प्रमुख शासकों की। गुप्त काल में सबसे जो पहला प्रमुख शासक है वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। तो ये गुप्त काल जो है, गुप्त डायनेस्टी, ये अगर हम माने 240, कौन सा वर्ष, 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रही। एक बहुत लंबा समय इन्होंने शासन किया। अगर हम लगभग बात करें 310 साल तक डायनेस्टी ने शासन किया। और सबसे पहले शासक, आपको एक चीज याद रखनी है, श्री विष्णु जीवित। श्री विष्णु जीवित, क्योंकि 510 ईस्वी के बाद कुछ शासक मिलते हैं, नहीं मिलते। श्री विष्णु जीवित यानी गुप्तों का जो पहला शासक है, प्रथम शासक है, वो किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। अंतिम शासक माना जाता है विष्णुगुप्त। और भगवान जीवित है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बुक्स में जीवित गुप्त भी नाम दिया हुआ बच्चों, इसलिए मैं श्रीगुप्त जीवित पढ़ाता हूँ। अगर आपको विष्णुगुप्त ऑप्शन, जीवित गुप्त ऑप्शन में ना मिले तो हमें विष्णुगुप्त ही करना है, और मैक्सिमम बुक्स ने इसको विष्णुगुप्त ही कहा है। अंतिम शासक, प्रथम शासक श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त, और अगर जीवित गुप्त मिल जाए जीवित गुप्त फिर अपने को। अगर मैं बात करूं सबसे पहला शासक तो श्रीगुप्त रहे, इनको पढ़ेंगे अपन। 240 से इनका समय काल है, 40 साल तक इन्होंने शासन किया, 280 ईस्वी तक। 280 ईस्वी तक, यहाँ सारा ईस्वी है। फिर उसके बाद बात करेंगे घटोत्कच, कई जगह इसका वर्णन नहीं मिलता। 280 से 319 ईस्वी तक, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि घटोत्कच बीच में एक शासक रहे थे। और घटोत्कच के बाद में प्रथम शासक या प्रथम महान शासक आता है, वो 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी के अंदर, और ये क्या संवत चालू करते हैं, जिसे जिसका नाम रखते हैं गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। और लगभग 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक अपने जीवन का जीवित रहते हुए, क्योंकि महानता पहचान जाते हैं, महान व्यक्ति वो छिपावा नहीं रहता, तो ये महानता समझ जाते हैं और समुद्रगुप्त को शासक घोषित कर देते हैं। ये समुद्रगुप्त ने लगभग मात्र 25 वर्ष शासन किया है, लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास का नेपोलियन के नाम से इन्हें जानते हैं। समुद्रगुप्त समुद्र के टाइम बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत महान रहे। उसके समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं, तो हम कहेंगे 375 ईस्वी से लगाकर लगभग इनका शासनकाल रहा 40 साल का। तो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त सेकंड शासक रहते हैं, और इनके बारे में बहुत सारे जीके के प्रश्न अपने पढ़ेंगे। अगर बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो 415 ईस्वी से, ये बहुत बार नालंदा का ही प्रश्न आता है, इसलिए हम सीधा अपने इसी को करते हैं। कुमारगुप्त शासक, लगभग इसका शासनकाल 40 वर्ष के आसपास रहा। तो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासन रहा। कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त शासक बनते हैं, कम शासन रहा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। उसके बाद में ज्यादा बड़े शासक हमारे को नहीं मिलते, ज्यादा बड़े शासकों के नाम नहीं मिलते, लेकिन 467 से लगाकर 550 ईस्वी के आसपास बहुत सारे शासक हुए, और उनमें पुरुगुप्त का नाम मिलता है। पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, बहुत सारे शासक हैं इसमें। जीवित गुप्त, ये कुछ नाम प्रमुख बता रहा हूं। पुरुगुप्त वह शासक था जिसने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख है जिसमें सती का प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त को हम क्या मानते हैं? अंतिम शासक मानते हैं।
ये न मिले तो जीवित गुप्त को भी हम क्या मानते हैं, अंतिम शासक मानते हैं। तो सबसे पहला शासक हम पढ़ेंगे बच्चों श्रीगुप्त को, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके प्रमुख शासक रहे, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी को हम कुछ वन लाइनर 2-3-4 सवाल जो इनसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों श्रीगुप्त के बारे में जानकारी। सबसे पहले श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब देवी, देवी मतलब जगदम्बा। तो श्री नाम श्रीगुप्त प्रथम शासक, ऐसे याद रख सकते हैं अपना। तो श्रीगुप्त का जो शासन है, शासन काल है, वो 240 से 280 ईस्वी के ईस्वी का माना जाता है। इन्हें गुप्तों का आदि पुरुष कहते हैं। प्रभावती गुप्ता ने एक पूना ताम्रपत्र में श्रीगुप्त का उल्लेख किया है और उन्हें क्या नाम दिया है, आदि राज कहा है। चीनी यात्री ने अपनी यात्रा के पूर्व चेलिकितो नाम से श्रीगुप्त का उल्लेख किया है। ने किस नाम से, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग, याद रखना। इत्सिंग ने कहा कि मेरे आने से लगभग 500 वर्ष पहले, इसकी यात्रा 691 से 693 ईस्वी के आसपास, 95 ईस्वी के आसपास मान सकते। तो उसने कहा लगभग मेरे आने से 500 साल पहले एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था चेलिकितो। कोई फालतू की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा आपको, कोई इत्सिंग का वृतांत नहीं सुनाऊंगा, क्लास को बेफिजूल में 1.5 घंटे की नहीं करूंगा। केवल महत्वपूर्ण प्रश्न, और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद होने चाहिए। चेलिकितो नाम किसने कहा, इत्सिंग ने कहा। उसने कहा कि मेरे आने से लगभग 500 पूर्व पहले एक शासक था जिसका नाम था चेलिकितो, और इसने एक जगह, उस जगह का नाम, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में ही नाम बोलते हैं, तो ची ला किमांशी, ची ला किमांशी किया पदोन्नो, थोड़ा टिपिकल नाम रहेगा आपके लिए। एक जगह का नाम दिया इसने। शासक कौन, चेलिकितो, जगह का नाम चीला किमांशी किया पदोन्नो। वहां पर एक मंदिर बनवाया बौद्धों के लिए, और उस मंदिर को कहते हैं चीनी मंदिर, चीनी मंदिर। ये वर्णन कौन करता है, इत्सिंग करता है। मेरे आने से लगभग 400-500 साल पहले एक शासक जिसका नाम था चेलिकितो, उसने चीला किमांशी के अंदर एक मंदिर बनाया और उस मंदिर को चीनी मंदिर के नाम से जानते हैं। अब बाद में अगर हम बात करें, इस चीला किमांशी का जो पहचान है वो की जाती है मृग शिखावन के नाम से, मृग शिखावन के नाम से। मृग शिखावन चीला किमांशी का नाम है। और मृग शिखावन में ही आगे जाके कौन सी विश्वविद्यालय का स्थापना हुई, तो नालंदा की, नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर बना। तो मृग शिखावन का ही नाम क्या है, नालंदा रखा गया। तो ये डॉट हटा देते हैं। मृग शिखावन का नाम ही क्या रखा, नालंदा है। और इसी चेलिकितो की पहचान किसके रूप में की गई है, श्रीगुप्त के रूप में की गई। तो ये बात सबसे पहले किसने की, इत्सिंग ने की थी बच्चों। और इसने कहा था कि इसने, श्रीगुप्त ने जो जिसको नाम कहा चेलिकितो, चीला किमांशी के अंदर एक चीनी मंदिर बनाया। इस चीला किमांशी को मृग शिखावन जानते हैं, जहां नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, इसी को हम नालंदा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 24 गांव जो हैं, भाई मंदिर तो बना दिया, अब उसका खर्चा कहां से चले, तो गांवों का जो रेवेन्यू आया करता था वो रेवेन्यू उन्हें मिलता रहे, इसीलिए तो 24 गांव उसको दान में दिए। चीला किमांशी किया पदोन्नो, किसने वर्णन किया, इत्सिंग ने वर्णन किया। आगे देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें अगला शासक, तो अगला शासक है घटोत्कच। घटोत्कच के समय एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं सूपिया अभिलेख, और एक रिद्धपुर ताम्रपत्र है, एक प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र है। ये घटोत्कच को संस्थापक भी बताते हैं, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे एक प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति आगे पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसने रचयिता कराई, समुद्रगुप्त ने।
और इसे प्रयाग प्रशस्ति को, है ना, अपन पढ़ेंगे आगे, प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के समय की। और वो कहता है, समुद्रगुप्त खुद लिखता है कि हमारा आदि पुरुष कौन है, हमारा आदि पुरुष श्री गुप्त है। इसीलिए हम श्री गुप्त को 240 से 280 के बीच में ही गुप्त काल का उत्पत्ति मानते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो घटोत्कच ने भी उपाधि धारण की महाराजा, और श्रीगुप्त ने भी उपाधि धारण की महाराजा की। इन दोनों को क्या मानते हैं, ये क्या थे, कुषाणों के सामंत थे, क्योंकि उस समय में सामंत जो है वो किसकी उपाधि धारण करते थे, महाराजा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र शासक के रूप में जो शासन करने वाला था जो चंद्रगुप्त प्रथम था, और इसने उपाधि धारण की महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पहला प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की। इसका शासनकाल 319 से 350 ईस्वी। हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें मगध, द्वितीय मगध का संस्थापक कहा। देखो बच्चों, ये एक शब्द आया है यहाँ, द्वितीय मगध का संस्थापक। ये द्वितीय मगध क्यों, प्रथम क्यों नहीं, क्योंकि एक शासक था हर्यक वंश का बिंबिसार। कौन सा शासक था, बिंबिसार। इस बिंबिसार ने लिच्छवी कन्या जिसका नाम था छेलना, चेलना कह दे, चेलना कह दे, इससे शादी की और बिंबिसार को प्रथम मगध का संस्थापक कहते हैं। यानी विवाह करके मगध दहेज में मिल गया। तो इस प्रकार विवाह से प्रथम मगध का संस्थापक कौन, तो बिंबिसार। और द्वितीय मगध का संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। कारण, चंद्रगुप्त प्रथम जिस तरह बिंबिसार ने चेलना से विवाह किया, इसी तरह लिच्छवी कन्या से इसने भी विवाह किया, और कन्या का नाम था कुमार देवी। कॉन्सेप्ट क्लियर करें बच्चों, कुमार देवी। लिच्छवियों की दो राजकुमारियों के विवाह इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। एक है चेलना, चेलना से विवाह कौन करता है, बिंबिसार। एक है कुमार देवी, कुमार देवी से विवाह कौन करता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो प्रथम मगध का संस्थापक विवाह करके तो प्रथम मगध संस्थापक मानते हैं बिंबिसार को। द्वितीय मगध संस्थापक किसे मानते, विवाह करके मगध प्राप्त करने वाला, चंद्रगुप्त प्रथम। और ये बात, ये लाइन कहते कौन है, तो हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं। और हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार गुप्त कौन थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया, कुमार देवी से। और विवाह करने के बाद इन्होंने एक विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार के क्या चलाए, सिक्के चलाए। ये विवाह प्रकार के सिक्के, इन्हें ही राजा रानी के सिक्के, लिच्छवी सिक्के, विवाह सिक्के, राज दंपति सिक्के, देवी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। डायग्राम देखे बच्चों, डायग्राम देखे, डायग्राम में स्पष्ट देख पाएंगे आप कि ये चित्र आप देख पा रहे हैं। इस चित्र में एक तरफ किसका है, राजा का है, एक तरफ किसका है, राजा का चित्र है। एक तरफ किसका चित्र है बच्चों, राजा का चित्र है। और दूसरी तरफ किसका है, दूसरी तरफ रानी का चित्र है। एक तरफ किसका चित्र है बच्चों, राजा का, और दूसरी तरफ एक देवी का चित्र है जो सिंह पर बैठी है, सिंह पर बैठी है। राजा कौन है, वो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम है। देवी है, उसको कुमार देवी के नाम से भी जान सकते हैं या किसी देवी के, लेकिन देवी के नीचे लिखा हुआ है लिच्छवय, यानी ये लिच्छवियों की राजकुमारी है, लिच्छवियों की क्या है, राजकुमारी है। ये जो सिक्के हैं ये देवी प्रकार के, विवाह प्रकार के, राजा रानी प्रकार के सिक्कों के नाम से हम इनको जानते हैं। एक तरफ क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र है, दूसरी तरफ पृष्ठ भाग पर देवी का चित्र है, देवी सिंह पर बैठी है और लिच्छवय लिखा हुआ है। बच्चों चंद्रगुप्त के अंदर अगर हम बात करें
चंद्रगुप्त प्रथम में तो सबसे पहले इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। इन्होंने 319 ईस्वी में, और कुछ बुक्स में 319-20 भी लिखा हुआ है, 319-20 ईस्वी में विवाह करके क्या कराया, राज्याभिषेक कराया या शासक बने। और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत चलाया। उस संवत को कहते हैं बच्चों गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत गुप्त संवत चलाने वाला कौन? तो चंद्रगुप्त। और क्योंकि सवाल चंद्रगुप्त 2, 3, 4 मिलते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम, ये याद रखने का सवाल है। किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। राज्याभिषेक शासक कब बना? 319-20 ईस्वी में बना। अगर हम बात करें कुछ संवतों की, कंफ्यूज हुए बिना, तो हमारे में मुख्य जो संवत हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विक्रमी, शक संवत, ईस्वी संवत, हिजरी संवत। ये बार बार इतिहास में अपने आते हैं। तो सबसे पहले जो हम तारीखें पढ़ते हैं या हम जो लिखते हैं ये ईस्वी वगैरह करके, ये किस नाम से जानते हैं? ईस्वी संवत के नाम से, ईस्वी संवत के नाम से। तो अगर हम बात करें ईस्वी संवत की शुरुआत या ईस्वी संवत को माना जाता है ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म, दो हिस्से हम बांटते हैं इसको। एक तो ईसा मसीह का जन्म, उससे पूर्व का काल और उससे बाद का काल। उससे पूर्व का काल और इससे बाद का काल। तो ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी संवत की शुरुआत होती है। और इसके पहले के काल को हम बीसी कहते हैं और बाद के काल को एडी कहते हैं। यानी ये जो मैं ईस्वी लगा रहा हूं, अगर इंग्लिश में लिखी तो 319-20 एडी ज्यादा ठीक है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो शब्द है वो है हमारे ईश्वर का वर्ष। अब भाई जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते लेकिन इनकी मैकाल जो है वो अपनाना पड़ता है, तो वो बीसी और एडी नहीं लिखते। ईसा मसीह को नहीं मानते, वो नहीं कहते ये हमारे ईश्वर का वर्ष है, लेकिन इनकी काल गणना को वो मानते हैं। तो वो जो है ईसा के जन्म के पहले का जो काल है वो लिखते हैं बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा। और जो हम ईस्वी बोलते हैं उसे बोलते हैं सीई, क्राइस्ट एरा। ये तो पहली बात की हमने ईस्वी संवत की जो चल रहा है। ईस्वी संवत जो चल रहा है, दो भाग, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? हमारे ईश्वर का वर्ष। कुछ लोग इन्हें अपना ईश्वर नहीं मानते, जो ईसाई नहीं है, तो वो क्या लिखते हैं? वो बीसी और एडी की जगह लिखते हैं बीसीई और सीई। ये आपको मतलब समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं बच्चों अगला संवत की, जो विक्रमी संवत है। कौन सा संवत है? विक्रमी संवत है। उज्जैन के अंदर एक शासक थे, जैन शासक विक्रमादित्य। उज्जैन शासक विक्रमादित्य, इन्होंने शकों को पराजित किया था। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में, कुछ बुक्स में आपको 57 से 58 ईसा पूर्व भी मिलेगा। 57 ईसा पूर्व में यह संवत प्रारंभ किया था। अगर मैं बात करूं 2023 की, 2023 की, क्योंकि ईसा के 57-58 साल पहले, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें 57, मुझे माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इसमें 57। और आज का जो साल बनेगा वो बनेगा 2080 विक्रमी संवत बनेगा। कौन सा संवत की बात कर रहे हैं बच्चों? विक्रमी संवत की। आगे अगला संवत वो है शक संवत। संवत की क्लास आगे डिटेल में दे देंगे अपन, ये शक देख लेते हैं, ये एक अलग से क्लास कर लेंगे, क्लास बड़ी हो जाएगी। शक संवत जो है वो शासक था कनिष्क, उसके समय में शुरू होता है। कनिष्क के समय में शक संवत शुरू होता है
और इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। कहते हैं उस समय में कनिष्क का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, और राज्याभिषेक के साथ ही उसने कौन से संवत की शुरुआत की, शक संवत की शुरुआत कर दी। अगर हम आज के डेट के अंदर शक संवत निकालना चाहें तो 2023 चल रहा है, 2023 में से हम घटाएंगे 78, क्योंकि ईस्वी है आगे चला गया है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1943 शक संवत। और यह संवत इसलिए महत्वपूर्ण है, देखो पिछला विक्रमी संवत है, हम जो साल मनाते हैं, तिथियां मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो सारे विक्रमी पर आधारित है। हम जो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, इसी को हम राष्ट्रीय कैलेंडर मानते हैं। और ये राष्ट्रीय कैलेंडर आजाद हुए तब नहीं बना, ये राष्ट्रीय कैलेंडर हमारे सामने है 20 मार्च 1957 को घोषित किया गया। इसको 20 मार्च 1957 को घोषित किया गया। इसी संवत को शालिवाहन संवत के नाम से जानते हैं। शालिवाहन, बहुत इंपॉर्टेंट, 20 मार्च 1957 को ये घोषित किया गया। एक और संवत है हिजरी संवत। मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, वो की 622 ईस्वी में, और वहीं से कौन सी संवत की शुरुआत होती है, 622 की। और हिजरी संवत निकालने के लिए भी हम 2023 में से क्या बाकी कर लेंगे, 622 माइनस कर लेंगे। 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब जो है उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। तो प्रमुख संवत कौन कौन से, अगर हम आज बात करें अपन ने, 319-20 गुप्त संवत शुरू होता है, और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उसके बाद में विक्रमी संवत, शक संवत, ईस्वी संवत के बारे में हमने पढ़ा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी ली, महाराज अधिराज की उपाधि इसने धारण करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका उल्लेख वायु पुराण के अंदर भी है, और मैंने बताया था आपको वायु पुराण के अंदर जो साकेत है उसका उल्लेख है। साकेत को अवध का नाम के रूप में जानते हैं। इसके अलावा अनुगंग नाम है, अनुगंग हम आज की डेट में प्रयाग को कहते हैं। यानी पुराने जो ऐतिहासिक शहर है जिन्हें अगर हम आज किसी नाम से जानते हैं, ये वो उस नाम से उस समय में नहीं रहे थे। तो बच्चों ये गुप्तों के बारे में हमने प्रारंभिक जानकारी आज देखी। सबसे पहले बच्चों गुप्तों की प्रारंभिक जानकारी के अंदर गुप्तों का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, है ना, किस तरह गुप्त जो है वो काल भारत में किस किस नाम से जाना जाता है, गुप्तों में कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं, जिनमें से श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के, एक रजत मुद्रा के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो रजत मुद्रा के बारे में श्रीवास्तव, एक A.L. श्रीवास्तव है, A.L. श्रीवास्तव, उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम की एक रजत मुद्रा के बारे में बताया है। लेकिन हमने जो पढ़े थे राजा रानी के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के, वो सबसे पहले वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के। A.L. श्रीवास्तव ने क्या रजत सिक्के के बारे में बताया है। आगे अगली कक्षा के अंदर हम भारतीय इतिहास का नेपोलियन समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्लासेस जरूर शेयर करें अपने मित्रों को। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिना समय गंवाए या बिना आपका समय व्यर्थ करे पूरे सारे जो प्रश्न हैं उनका सार हम लेके आ रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए दिशा इराइज के साथ और नॉलेज प्राप्त कर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।